जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही सुपर से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों का मैथ्स का पेपर था, ठीक है, 10th वाले बच्चों का, जो कि कंडक्ट हो चुका है और पेपर बहुत ही बेहतरीन आया था, काफ़ी ईजी पेपर आया था, ठीक है। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का पेपर बहुत बिंदास तरीके से होगा मैथ्स का, ठीक है। तो आप लोग सभी पेपर दे के आए। मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आए, बताया उन्होंने कि किसी का एक गलत हुआ है, किसी ने सारे ही सही करके आए। तो मतलब बच्चों का बहुत ही बेहतरीन पेपर गया है मैथ्स का, क्या ही बताऊं, बहुत इजी पेपर आया है, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन सा सेट है, अब मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगा मैथ्स के पेपर का। जी हाँ, जो यूपी बोर्ड 2025 का कंडक्ट हुआ है मैथ्स का पेपर है, हाई स्कूल यानी यूपी बोर्ड वाले बच्चों का, उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। दिस इज मी दिव्यांशु गुप्ता। अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को जो 10th में थे, जिन्होंने 10th का मैथ्स का पेपर दिया है यूपी बोर्ड का, उनको शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको पता चल सके उनके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे। सो वीडियो को, और ये भी बता दूं मैं आपको कि ये 822 का जो मेरे पास सेट है इस समय, वो 822 का बीवी सेट का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर मैथ्स का क्लास 10th का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सो वीडियो को बड़ा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हुए चलो, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये यूपी बोर्ड का क्लास 10 का ये बच्चा है हमारी कोचिंग का, उसका ये पेपर है, ठीक है। उसका नाम है युवराज प्रताप सिंह, ठीक है। तो उसी का पेपर है 822 बीबी का, मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए नाम से आप देख लो, ठीक है। ये बच्चे का ये सेट का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर यूपी बोर्ड का क्लास 10 मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। समझ में आ गया। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा, तो देखते जाना, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो भाई बहुत समय चले जाएगा। चलिए आपको इसको सॉल्यूशन कराते हैं। पहला सेक्शन 1 कराते हैं भाई, ठीक है। पहले सेक्शन 1 की बात करेंगे। चलिए भाई लेकर सॉल्यूशन करते हैं भाई। 822 और बीवी सेट है, इसका सॉल्यूशन करते हैं बिंदास तरीके से, फटाफट आओ। चलो, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो, ठीक है। मतलब सभी बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश, फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे मेरे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट उसका लगा दिया, उसको देख लेने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर विल बी। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे एक रैशनल नंबर ले लीजिए, एक रैशनल नंबर ले लीजिए, प्लस एक इरैशनल नंबर ले लीजिए। एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का अगर आप हमेशा सम करते हैं तो हमेशा आपका इरैशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। जो मेरा सेट है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका सेट कोई दूसरा है तो उसमें ये ऑप्शन हो सकता है बदल के दिया हो शायद, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी इसका आंसर इरैशनल नंबर ही होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 156 विल बी। 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे ये पता करने, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 से अगेन डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से डिविजिबल होगा, 13 1 जा 13। तो 156 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं ये बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2 की पावर 2, 3 इंटू 13, यानी ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिए दिया है 3x प्लस 5y होल अपॉन द 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पर आपको x रेशियो y, ठीक है, x अनुपात y का अनुपात यहाँ पर पता करना है, x और y का रेशियो पता करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए बेटा 3 का इस पूरे ब्रैकेट, मतलब 3 का हम 3x प्लस 5y वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा देंगे, और इस 7 का इस ब्रैकेट को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस 7 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 5y वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चा लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9, 3 3 जा 9x। 3 का 5 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15y,
इज इक्वल टू 7 के अंदर करेंगे 7 3 या 21x, 7 का 5 में कराएंगे 35y। इस सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 21x माइनस प्लस का 9x उधर जाके माइनस का 9x हो जाएगा, ये माइनस का 35y, ये प्लस का 15y उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 15y बराबर 0। 20x में से 9x माइनस करेंगे कितना आएगा, फटाफट बताओ बेटा, ये आएगा 12x माइनस माइनस प्लस, तो इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 35 और 15 कितना होता है 50, यानी 50y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा 12x माइनस का 50 उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा 50y। अब देखिए x रेशियो y, इस x रेशियो y का मतलब क्या है, x अपॉन y की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x अपॉन y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। x ये y इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, नंबर को उधर कर लो, वेरिएबल को एक तरफ, ये 50 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का, इसको डिवाइड करोगे, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 25 ये 6, तो x अपॉन वाई कितना है बेटा 25/6, और अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे x रेशियो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 25/6। देखो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपका अभी तक सही निकल रहे होंगे। कितने सही निकले अभी तक? अभी तक मैंने फिलहाल 3 ही कराए, चलो 10 हो जाने तो फिर बताना कमेंट में कितने आपके अभी तक सही निकले हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो या रफली नोट कर लो, फिर आगे इसके बात करते हैं, ठीक है। बोर्ड खाली हो जाए थोड़ा। तो खाए बाद घर से खाना नहीं खा के आए, पेपर जैसे मेरे हाथ में आया तो बनाना आ गया वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा खा भी ले भाई, एनर्जी होगी तभी तो बढ़िया हमको करा सकेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको 3 तक सोल्यूशन करा दिए, अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भाई मज़ा आ गई बच्चों की बात सुन के। जब बच्चों ने मैसेज किया, मैंने बच्चों से पूछा पेपर कैसा हुआ, बच्चों ने कहा बहुत ही गजब का, बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ। तो दिल को सुकून मिला, क्योंकि पढ़ाया ना तो मज़ा आ जाती है जब बच्चों का पेपर अच्छा होता है ना। आपका भी पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं विविक्त कर, ठीक है। ये एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। विल बी, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें यानी विविध कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लोगे तो ये 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 3 का इधर मल्टी, इसके नीचे 1 लिख सकते हो ना बेटा, 3 का इधर मल्टीप्लाई कराओगे 3 9x², 3 का इधर कराओगे बेटा 6x और ये 1 हो जाएगा। 3 उधर जाके 0 बन जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 9x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अरे भाई ये इधर मल्टीप्लाई में 0 बन गया ना। अब इसको हम कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग बाय किससे कंपेयरिंग करेंगे बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू है बेटा 9, b की वैल्यू है बेटा -6 और c की वैल्यू है 1। अब डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बराबर b की वैल्यू कितनी है बेटा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 1। -6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है और 4 9 36, ये कितना है 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट विविध कर क्या है 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बेटा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटरवल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं इंटरवल। चलिए भाई बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल दिया हुआ है बेटा आपको। क्लास इंटरवल क्या दिया है 2 से 4, 4 to 6, मतलब 2 का डिफरेंस है, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, ये आपको दिया है क्लास इंटरवल भैया। इसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी को हम FI से चलो दिखा देते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या दी है, ये दिया है बेटा 2 दिया है, 4 दिया है, इस इंटरवल के लिए 7, इस इंटरवल के लिए आपको दिया है 3 और इस इंटरवल के लिए दिया है 4। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, हमें इसका मीन निकालना है। चलो भैया मीन निकालते हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि आपको मीन का फॉर्मूला पता है, मीन जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है समेशन, या आपके टीचर सिग्मा पर बोलते होंगे सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। अब सिग्मा FI कैसे आता है, सिग्मा FI ऐसे आता है, ये लो बेटा। सिग्मा FI का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको ऐड कर देते हैं। तो 4 और 2 6, 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 आ गया बेटा। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं, क्योंकि
अगर एफ आई एक्स आई निकालना है, ठीक है, तो पहले एक्स आई आपको पता होना चाहिए। एक्स आई कैसे निकालते थे बेटा, आप लोगों के टीचर लोगों ने बताया अवश्य होगा। तो हम क्या करते थे, एक्स आई कैसे निकालते थे, इन दोनों जो इंटरवल है इनको ऐड कर दो, 4 और 2 6, उसको 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। इन दोनों को ऐड करो, 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। 8 6 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसमें 2 ऐड करते जाओ तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करोगे 9, इसमें 2 ऐड करोगे अगला नंबर मिल जाएगा 11। क्या करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे बेटा एफ आई और एक्स आई में लड़ाई, एफ आई एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 7 7 जा 49, 9 3 जा 27, 11 4 जा 44। क्यों भाई, ठीक है भाई। अब हमें निकालना होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा बेटा 146। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 146, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। 2 से देखो बेटा डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और नीचे 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7.3, यानी कि आपका मीन कौन सा है, मीन आया आपका 7.3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। कॉपी में चाहे नोट कर सकते हो आप, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसके बात करते, बोर्ड खाली साफ करना पड़ेगा ना। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट 5 तक सॉल्यूशन करा दिया, अब 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है बेटा, जिसमें डी ई, ये डी ई बी सी के क्या है, पैरेलल है। सच दैट यहाँ पर ए डी की वैल्यू दी है 1.5, इसके बाद आपको डी बी दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बताना ए सी, ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे अब क्या करेंगे, हड़बड़ाएंगे, अब वो ई सी निकाल बैठेंगे। तो ई सी आपको नहीं बताना है, ठीक है, निकालना है ए सी, लेकिन ए से सी पूरी लेंथ बतानी है, ध्यान रखना, केवल ई सी नहीं बताना है। तो आपको पता है बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे भाई, यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बीपीटी थ्योरम का, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही बीपीटी होती थी। ए डी की वैल्यू दी है बेटा 1.5, डी बी की वैल्यू दी है बेटा 3, ए ई दिया है आपको 2 और ई सी आपको निकालना है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे 0, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बेटा 1/2 इज इक्वल 2 अपॉन ई सी, ठीक है। ई सी को इधर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 को इधर करा दो, तो ये बेटा ई सी बराबर कितना हो, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। अब ये तो ई सी आ गया, ये ई सी आ गया, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर। हमें पता क्या करना है, ए से लेकर सी तक। देखिए ए सी में 2 पार्ट हैं, क्या, एक तो है बेटा ए ई है और दूसरा ई सी है। ए ई कितना है 2, ई सी कितना है 4, तो 4 और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप में से काफ़ी बच्चे हड़बड़ी में देख लेना 4 लगा के आए होंगे, ठीक है। ये मेरे पास जिस बच्चे का ये पेपर है उसने 4 लगा के आया है, ठीक है। तो ये 6 आंसर होगा, कोई बात नहीं, 1 नंबर गया उस बच्चे का। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इसको रफ कर देते भाई, स्क्रीनशॉट ले लूँ फिर रफ कर दें। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th वाले क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए, हमने लेट कर लिया बेटा। मान लिए ए पॉइंट है, उसको ए नाम दे दिया, जो 2,3 उसको ए नाम दे दिया, और जो 4,1 है उसको बेटा हमने 4,1 नाम दे दिया, ठीक है। बी नाम दे दिया उसको। अब इनके ए बी के बीच के आपको डिस्टेंस निकालनी है। फार्मूला आपको पता है क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या आपने प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आपने पढ़ा हुआ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सेम आता है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये होता है हमारा x1, ये होता है बेटा y1, ये होता है बेटा x2, ये होता है बेटा y2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू को रखेंगे तो 2 बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा रख देते हैं, x2 कितना है, x2 है बेटा 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर प्लस 4 होता है, 4 और 4 कितना होता है 8। अब 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट, ये आता है हमारा आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कितने बच्चों का यही आंसर था,
ठीक है। अब तक कितने सही निकल गए आप लोगों के आंसर कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर मेरे व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 12x + m = 0 आर इक्वल, अगर इसके रूट्स यानी अगर किसी द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल होते हैं तो हमें m की वैल्यू बतानी है। तो बेटा यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा बेटा 3x² माइनस का 12x + m = 0। तीन कंडीशन होती थी क्या, अगर इफ़ डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए >0, तो वहाँ पर आपको पता है क्या रूट्स हमारे क्या होते थे, डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट होते थे और रियल होते थे, मतलब मूल हमारे कैसे अलग अलग होते थे और वास्तविक होते थे। सेकंड कंडीशन होती थी इफ़ b² - 4ac > 0, मतलब यहाँ 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर इसमें वैल्यू रखने पर ये क्या आ जाए <0, मतलब 0 से छोटा आ जाता था, ठीक है, माइनस में वैल्यू आ जाती थी, तो वहाँ पर x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं निकलती थी, कोई भी वास्तविक हल नहीं मिलता था, ठीक है। नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद एक होता था b² - 4ac = 0। हाँ, अब यहीं पर यहाँ पर आ जाती है, अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यानी जो आपका विविध कर है 0 के बराबर 0 आ जाती है उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब है वहाँ पर दो मूल होते थे और दोनों ही मूल कैसे होते थे, बराबर होते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको जो बोला है वो रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो हम कौन सी इस कंडीशन के यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है b² - 4ac बराबर क्या होता है 0, तो b अगर इसको कंपेयरिंग करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये बेटा a की है, ये -12 किसका है, ये बेटा b की वैल्यू है, और m किसकी है, ये c की वैल्यू है। रख दो बेटा, b की जगह कितना रखेंगे -12² -4 इंटू a की जगह बेटा 3 रखेंगे, और c की जगह बेटा m दिया तो m रखेंगे। -12 का स्क्वायर 144 होता है, और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि क्या लगा है, स्क्वायर लगा है बेटा, ये 4 थे 12, ये 12m = 0, माइनस का 12m है उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 12m हो जाएगा 12m, 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 12 से 144 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो m बराबर आ गया 12। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा भाई, हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं बेटा लोग। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9th वाला क्या कहता है, द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25, 15 और 25 का एचसीएफ आपको दिया है 5, तो इनका एलसीएम निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि एचसीएफ अगर एलसीएम निकालना है तो हमें फॉर्मूला हमने पता था, एलसीएम = a × b अपॉन क्या होता था एचसीएफ, ठीक है, आपके टीचर्स ने बताया होगा। a और b क्या होते हैं, ये जो वैल्यू लिखी है, जो पहली वैल्यू है वो a है यानी 15, b कितना है 25, ये जो दूसरी वैल्यू ये a होता है ये b होता है। एचसीएफ इन दोनों नंबर का कितना दिया 5, ठीक है, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 3 × 25, मल्टीप्लाई करा दें कितना आ जाएगा 75, यानी कि इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना है 75। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी इज़ करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। कॉमन डिफरेंस फॉर एपी दी है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन द विल बी। इनका कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता था, इधर वाले टर्म को इधर माइनस कर दो, 1 - 3 कितना आता था बेटा -2। चलो एक और करके देख लो, तो अगर ये हम एक और करके देख लेते हैं, -1 कितना हो जाता था, -1 कितना -2। चलो एक और करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा d = -3 और माइनस करते तो ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा -2। यानी कि देखिए हर जगह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन बेटा ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है बच्चा लोगों। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या कहता है, द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। एक टेबल दी है जिसमें CI का मतलब क्लास इंटरवल दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से फिर 25, ठीक है। FI यानी फ्रीक्वेंसी आपको दी है, तो यहाँ पर हमें मीडियन क्लास बतानी है। अब देखिए कि मीडियन क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या निकालते थे बेटा CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर निकालते थे। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के टीचर लोगों ने अवश्य बताया होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको पहली वाली नंबर को एज इट इज लिखो, 7 को इसमें ऐड करो तो 7 और 2 9, 3 को इसमें ऐड करो 12, 10 को इसमें ऐड करो 22, 22 में 4 ऐड किया 26,
ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी। अब ये सही है या गलत, तो हम क्या करते थे, इसमें हम करते थे सिग्मा एफ आई निकालते थे। सिग्मा एफ आई निकालो, इनको जोड़ दो, सिग्मा एफ आई को जोड़ दो, तो 2 और 7 9, 9 3 12, 12 10 22 और 4 26 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये दोनों, ये और ये दोनों क्या आते हैं, सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली वो क्या है, सही है। ठीक है, अब कैसे पता करते थे कि यहाँ पर मीडियन क्लास क्या होती थी, तो हम कुछ नहीं करते थे, यही हमारी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती थी बेटा सिग्मा एफ आई, ये एक तरीके से हम इसको कैपिटल n नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले n/2 निकालते थे, n/2, n कितना है बेटा 26, और 2 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13, यानी n/2 की जो वैल्यू आई वो कितनी 13। अभी देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13 के बाद कौन सा नंबर आता है, 13 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, ये तो 12 है, 13 के पहले, हमें 13 के बाद देखना है। 13 के बाद ये जो 22 दिया है ये 13 के बाद ही आता है, बिल्कुल, तो ये होगी, ये लेना है, और इसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वही मीडियन क्लास बोली जाएगी। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे, ऊपर वाले को CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी, ये 15 से 20, यानी 15 से 20 हमारी होगी मीडियन क्लास। तो भाई बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, कौन सा, यानी 15 से 20, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों के 11 तो हो गए। अब बताओ भाई किन बच्चों के कितने सही निकले, आंसर अपने कमेंट करके जरूर बताओ, कितने हम सीखे अभी तक आपके सही निकले। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। सो मेरे यारा क्वेश्चन आ गया 12, चलो इसको करते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा। इफ़ 10a = 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a विल बी। चलो भैया पहले अगर आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो एंगल है ये पता होना चाहिए। एंगल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा बेटा। 10a बराबर 10 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये होती है बेटा 45 डिग्री की। 10 से 10 कैंसिल करके नहीं दिखाना होता है, कंपेयरिंग करते हैं। तो a कितना डिग्री आ गया, आ गया आपका 45 डिग्री, यहाँ रख दो बेटा, तो ये हो जाएगा 2 sin a एंगल आ गया कितना 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अपने आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। ये होती है 1/√2, ये होती है 1/√2, ये हो जाएगा 2 × 1 से 1 का कराएंगे 1, √2 का √2 से कराएंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हुए। चलो मजा आ रही है भाई। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भाई एक बात बताऊँ, पेपर बच्चों बहुत ईजी आया है, ठीक है, इससे ज़्यादा इजी तो मेरे ख्याल से पेपर नहीं बन सकता भाई। ठीक है, आई होप आप लोगों के अच्छे गए होंगे। ठीक है, कैसा गया पेपर अपना कमेंट करके बताते जाओ भाई। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपका स्क्रीनशॉट लगा दिया है जो कि व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा। फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक बिंदु Q से, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज, एक बिंदु है बाहर लिया गया Q, उस Q बिंदु से ये सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है। टेंजेंट इसको नाम दे देते हैं P। PQ की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये टेंजेंट है, यानी आपका क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, और इसके बाद इस सर्कल का जो सेंटर है, वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ से इस बिंदु तक की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो मुझे ये बताइए, तो ये बताना है आपका इसकी रेडियस, इस सर्कल यानी वृत्त की रेडियस बता करनी है। अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये इन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल OPQ या POQ ट्राइंगल त्रिभुज PQ में ये 90 है, 90 के सामने वाला ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, ये तो हाइपोटेनस हो गया भाई, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बचा है बेस। ठीक है, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये है आधार। कौन सा यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है बेटा, कर्ण है आपका OQ स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है, लंब है बेटा PQ स्क्वायर, और बेस यानी आधार क्या है OP, ये रेडियस है जो कि सर्कल की, तो इसकी वैल्यू में बतानी है। OQ कितना है बेटा, ये है 25 का स्क्वायर करेंगे। PQ कितना है, PQ है 24 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस OP स्क्वायर की वैल्यू पता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ये होता है 476, इधर लाके उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 476। ये OP यहाँ से स्क्वायर करके हटेगा, क्या लगेगा अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से 49 आना चाहिए। देख लो एक बार, 49 ही आएगा भाई।
चेक कर लो भाई, 9×6 = 15, 7×4 = 12, देख लो भाई। 476 नहीं, 576 होता है। सॉरी बच्चे लोगों, सॉरी, ठीक है। 576 होता है, तो 625 में से 576 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 49 ही आएगा। हाँ 49 आएगा, ठीक है। तो OP बराबर 49 का यानी 49 का अंडर रूट क्या होता है, ये होता है बेटा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिए हैं बिल्कुल। तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, आपका ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये भी आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और आपका भी सही हुआ होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं बच्चे लोग, ठीक है। सो पहले बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 14 की, जिसका स्क्रीनशॉट आपके मेरे व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, ठीक है। एक टावर है जिसकी हाइट यानी जिसकी ऊंचाई दी है 20 मीटर। चलिए भाई ये टावर हो गया, जिसकी लंबाई यानी लेंथ, ये आपकी इसकी हाइट ऊंचाई हो गई 20 मीटर का एक टावर है। द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, अब यहाँ से कोई लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, छाया। तो छाया जमीन पर बनती है, ये इसकी छाया होगी, ठीक है। छाया कितनी होगी, ये होगी इसकी छाया की लेंथ है 20√3 मीटर, ये दी है छाया की लेंथ, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू मतलब यहाँ से नीचे से कोई देखता तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इस एंगल की वैल्यू पता करें, इसको नाम दे देते ABC। अब ध्यान समझिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो एंगल के सामने वाला क्या, ये तो हो गया 90 भाई, ये तो आपको समझ। ये 90 के सामने वाला ये हो गया हाइपोटेनस, यानी ये कर्ण हो गया। एंगल के सामने यानी कोण के सामने जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया बच्चा, ये क्या है, ये आधार यानी बेस हो गया। तो हमें पता है जे आपको क्या करना है, दो वैल्यू दी है, इससे एंगल निकालना है। तो यहाँ क्या लगेगा, ये लंब है, ये आधार है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, 10 में भी आता है और कॉट में भी आता है। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करते हैं 10 और कॉट में से, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए मैं 10 का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि चलिए भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा AB, और बेस कितना है बेटा BC। सो ये हो जाएगा tan थीटा, AB कितना दिया है बेटा 20, और BC कितना दिया है 20√3, 20 से 20 कैंसिल। सो बेटा ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1/√3। अब एंगल पता करना है, तो ये देखो tan थीटा में ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। 10 से 10 उड़ गया बेटा, तो ये कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इंडियन कोण कितना होगा, वो होगा 30 अंश का। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं बेटा लोगों। तो प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाइट बोर्ड पर आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं। एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त के अंदर एक ये रेडियस बन रही है, दो रेडियस बन रही है। ये रेडियस यानी इनकी त्रिज्याएं दी है 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। सबटेंडेड एट एन एंगल, इन रेडियस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का, 30 अंश का है, ठीक है। एट द सेंटर द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर विल बी, एरिया ऑफ सेक्टर आपको यहाँ पर पता करना है। सो बच्चों चलिए एरिया ऑफ सेक्टर पता करते हैं बेटा। सो एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता था फॉर्मूला क्या बेटा, θ/360 डिग्री इंटू πr²। टीटा कितना दिया है, टीटा दिया है आपका, एंगल दिया है 30, नीचे हो जाएगा बेटा 360। पाई की वैल्यू कोई बोला नहीं है तो हमें 22/7 ही रख देना है। रेडियस 14 है तो यानी 2 वाली सकते हैं, 14 × 14, 7 दूनी 14 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। देखिए 2 छंग 12 और ये 11 हो गया मेरे, ठीक है। ये 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। ऊपर क्या क्या बचा, 11 × 2 × 7, नीचे क्या बचा 3। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 154/3, और क्या पूछा है एरिया, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है। आई होप आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे किया है, ठीक है। और ये इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट की बात क्या करते हैं, 16 वाला भी बता ही देते हैं क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए वो भी आपको स्क्रीनशॉट पे शो हो रहा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा। द शेप ऑफ अ जोकर कैप इज, जो जोकर की कैप होती है उसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है यानी बेलन के आकार का होता है, कोनिकल यानी शंकु के आकार, ट्रायंगुलर यानी ये त्रिभुजाकार होता है, या रेक्टेंगुलर आयताकार होता है। आपको पता है टोपी बड्डे कैप पहनी है, समझ लो कैसे कोन के शेप की होती है यानी कोनिकल पार्ट। ये तो सभी बच्चों ने जहाँ तक सही किया होगा, बी ऑप्शन इज इसका करेक्ट। चलिए ठीक है, और एक और देख लीजिए भाई 17, इसी के साथ 17 वाला भी देख लीजिए क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। द एज्यूम्ड, वो भी स्क्रीनशॉट आपको व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा। 17 क्या कहता है,
द assumed मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, मतलब इनको सरलीकरण करके, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ देते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक मिनट, बस एक मिनट। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, किसका रूप है? यह है प्रत्यक्ष विधि का, यानी कि इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्ट मेथड का ये क्या है? पहले डायरेक्ट मेथड सीखते हैं जो कि बड़ा होता है, फिर इसको छोटा करने के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड और आपका एज्यूम्ड मीन मेथड को सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको। इफ मीन एंड मीडियन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देखिए मीन दिया है यानी माध्य दिया है आपको 15 और मीडियन यानी माध्यिका दी है 24, क्रम के अकॉर्डिंग दिया है, और मोड बहुलक आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल फंडा है, क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, चलो इसे यहीं पे कर देते हैं। मोड बराबर होता था 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो 3 इंटू मीडियन कितना दिया है? मीडियन दिया बेटा 24, और मीन यानी माध्य कितना दिया? 15। तो ये 24 यहाँ होता है 72, और 15 दूनी होता है 30। तो 72 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 42। यानी कि हमारा जो मीन है यानी जो माध्य वो कितना आ गया? 42। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? हमारा ऑप्शन करेक्ट है डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये सही हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। ठीक है, किसी के 2-4 बेटा गलत भी निकलते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये मत देखिए, एक पेपर आपको ये नहीं डिसाइड कर सकता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, आगे बात समझ में, पेपर के 4 क्वेश्चन आपकी कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता को नहीं बताते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर 2-4 गलत भी हो जा रहे हैं तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे करते हैं, फिर अभी बातें भी करेंगे आपसे। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रखा। कितने? 7 पैसे का सवाल है, जल्दी दो आंसर और 7 पैसे ले जाओ। ठीक है, बोर्ड पे लिख देंगे, ले जाओ ले जाओ। ठीक है, चलो भाई 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? स्क्रीनशॉट आपको लगा दिया है, व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन द डाइस इज थ्रोन वंस विल बी। इवेंट क्या है? इवेंट क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करेंगे। एक पासे में कितने होते हैं? एक पासे में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6। अब इसमें कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हिंदी में इसको बोलते हैं कुल परिणामों की संख्या 6 है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? तो ये हो जाएगा, देखिए पासे पे कैसे आ रहा है, पासे पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है कि पासे पे इवन नंबर आए। तो इवन नंबर देखो इसमें कितने? 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, 6। इवन नंबर कितने हैं? 6। ये 3 है, 2 4 और 6, 3 इवन नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या 6, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आता है। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1/2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कोई ऑप्शन है 1/2? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो नोट्स बना लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, और चलो फिर इसको ऊपर वाली तरफ करते हैं और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और फिर थोड़ा सा आपसे कुछ बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन विल बी। चलिए इसको हिंदी में भी पढ़ देते हैं। हिंदी में ये है बेटा, आपका स्टेटमेंट क्या है हिंदी में? ये अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। रानी तू मेरा जाए, गाना है ना। ठीक है, तो रानी में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कुल परिणामों की संख्या। 52 में ताश में कितने गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, फिर नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो आप पूरे चलो पेपर तो कर ही आए हो। नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। प्रतिकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान, रानी निकाली जा रही है। एक बात बताइए, उसने ये नहीं बोला कोई नहीं, यानी जो रानी निकल रही है वो ब्लैक या रेड, किसी यू कलर नहीं बोला, उसने बोला रानी निकाली जा रही है। तो रानी कितनी होती है, एक ताश की गड्डी में 4 होती हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि है 52, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, 4 एकम 4, 4 से इसको बाहर करेंगे 13, तो यानी कितना 1/13 इसका क्या हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा सेक्शन ए खंड आ होता है समाप्त। और आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि 20 MCQ क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही हुए, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता दूं, 20 में से हो सकता है किसी बच्चे के 2 गलत हो, किसी के 4, किसी के पूरे सही हो सकते हो, ठीक है, किसी के 6 गलत हो सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्वेश्चन पेपर के 4 क्वेश्चन आपकी काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन चाहे हो सकता है वो 4 क्वेश्चन आपके नहीं आए हों, लक में ना हो, लेकिन 40 क्वेश्चन आपको उससे ज़्यादा आते हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि आपको 4 से ज़्यादा 40 क्वेश्चन आते हैं। उन 4 क्वेश्चन पे आपकी योग्यता पे शक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बने रहिए, क्वेश्चन कैसा भी हुआ अगले पेपर को मस्त से दो, ठीक है, आराम से दो, उसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो फिलहाल अब आप कहोगे इतना कि क्या ज्ञान दे रही है, ज्ञान देना भी जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान समझना, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो नेक्स्ट वीडियो में जितने क्वेश्चन बचे उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 MCQ यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के हल कराएं। अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक चीज़ और बता दें, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर मेरा मैथ्स का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके, हेल्पलाइन नंबर दिया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स की, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना है, मैं बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में मिलता है। मतलब बच्चों से जैसे पूछा मैंने तो उन्होंने कहा भैया बहुत ही गजब का पेपर आया, और पेपर देख के भी लग रहा है बहुत ईजी पेपर रहा है, कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं रहा है। कहा नहीं जा सकता ये डिफिकल्ट पेपर है, ये पेपर डिफिकल्ट नहीं कहा जाता, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इसी सेक्शन में 822 का जो BV वाला है सेट, उसका सॉल्यूशन में सेक्शन बी का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, भाई भाई बच्चे लोगों।